हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आपका इंटरेक्शन कई दिनों बाद हो रहा है। तो मीन्स वी आर मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ टाइम, और वो भी संयोग से ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो एक प्रयास हमने आपसे कहा था, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, कोरोना काल की वजह से, एग्ज़ाम डिले होने की वजह से, और पढ़ाई आपने कर ही लिया है तो उस पर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि आप लोग वैसे तैयारी कर रहे होंगे, करते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि जो भी सूचना आएगी, मीटिंग अभी बैठनी है, क्या कैसे होना है वो बात की बात है, लेकिन एग्ज़ाम तो जहाँ तक चांस है कि होना ही होना है। इसलिए उसमें हमने अपने तरफ से एक प्रयास सोचा है कि जो कम से कम कुछ मॉडल पेपर हो सकें तो उसको हम करते हैं। आप अपने आप पढ़ रहे होंगे, लोगों के पास हेल्प बुक भी होगी, शायद क्वेश्चन पेपर भी लिए होंगे, लेकिन कभी कभी पढ़ने में जब मन नहीं लगता है तो आप मोबाइल फ्रेंडली वैसे भी हैं, हो भी चुके हैं, और एक समय जो आपका चल रहा है इसमें थोड़ा सा इससे दोस्ती हो भी जाती है। तो जब आपका मन नहीं कर रहा है तो इस ऑडियो वीडियो के ज़रिए आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लेटते समय जब आप आराम कर रहे हैं या मूड कहे तो इसी से कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को समझ करके, एक तो होता है क्वेश्चन को रट लेना, कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी होते हैं कि अगर उसको समझे नहीं हैं, आंसर आप वहाँ रट गए हैं, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए तो उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अगर समझ जाएं, कुछ चीज़ तो रटने वाली उसको रटेंगे, लेकिन कुछ चीज़ समझने वाली होती है। तो हमारे साथ आइए, चलते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। और ये जो पहला पेपर हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम स्पीड में इसको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो साथी कोरोना काल में नहीं आ पा रहे थे उनको छोड़ करके शेष लोग ऑफलाइन मिल चुके हैं, और इस पेपर को हमने सॉल्व कराया भी है। पहला जो सीबीएसई ने दिया है, फिर भी जो भूल गए होंगे उनके लिए, जो एकदम से डिटैच रहे हैं उनके लिए ये पेपर फिर से हम बता देते हैं। आगे हम इसी सीक्वेंस में और भी पेपर को आपके सामने ले करके उसके सलूशन के साथ मिलेंगे, और जो नया पैटर्न है 2020-21 का, उसी के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न पर हमें चर्चा करनी है। लेकिन ये तो एक पेपर का सलूशन हम आपको बता ही रहे हैं, समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगला पेपर कब तक आएगा और कितना इंटरेस्ट के साथ हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, ये आप पर डिपेंड करेगा। कितना इंटरेस्ट लेते हैं और क्या आपको इससे लाभ मिल रहा है। अगर लाभ मिलता है तो ठीक, हम आपके साथ हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर शायद इसको रोकना पड़ जाएगा, और कुछ लोगों का साथ रहेगा तब भी बनेगा, इंटरवल केवल बढ़ जाएगा। नहीं तो हम सोच रहे हैं इस व्यस्तता के समय में भी ऑनलाइन कई क्लासेस करनी ही पड़ती हैं, तो हम संडे को ही चाहे कोशिश करेंगे, और अगर आपका रिस्पांस सही रहा तो बीच में चाहे जैसे फ्रिक्वेंट एफर्ट करके उस पर चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले 2021 के लिए जो पेपर का मॉडल दिया गया है, कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कितने आने हैं, इसको बताना नहीं, खैर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो पहले इंस्ट्रक्शन इसको आप पढ़ लेंगे, बिना हमारे बताए भी जान जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन ए पर। जो कितने सेक्शन हैं, किससे कितने क्वेश्चन रहेंगे, ये सब पढ़ के आप जान जाएंगे। सेक्शन ए की बात करते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरीके से कोऑपरेट करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो आप जानते हैं, द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म store the food, means they have the storage food, and this storage food is utilized during the germination or help in the nutrition of the developing embryo। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी meiotic division are required to produce 76 seeds in a guava fruit। तो यहाँ गुआवा फ्रूट की बात हो रही है, चाहे गुआवा फ्रूट हो या किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का नाम ले लिया जाए, महुआ, जामुन, आम, गेहूं, धान, किसी की बात करते हैं, तो आंसर आपको मिल गया होगा। कई लोग दोबारा एक क्वेश्चन आया था तब भी गलत किए थे, तो आंसर पहले आपको बता दें, आंसर 95 तो है, लेकिन आपको जानना, अगर ये चेंज कर दिया जाए, 76 के बजाय 86 कर दिया जाए, 30 कर दिया जाए, तो कैसे आप उसका आंसर निकालेंगे। पहले आप समझिए, सीड कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू
फार्म द जाइगोट। अब एक फर्टिलाइजेशन होगा, एक सीड बनेगा, एक फर्टिलाइजेशन एक सीड के लिए। अब और यहाँ पूछा गया है मियाटिक डिवीजन, और फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनेंगे तभी होगा। तो एक मेल गैमीट कैसे बनता है उस कहानी को पूरा नहीं बता रहे हैं लंबा, लेकिन ये जान लीजिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियाटिक डिवीजन होती है, एक मदर सेल के मियाटिक डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और यही मेल गैमीट बनाते हैं। तो एक मियाटिक डिवीजन 4 मेल गैमीट बनाने के लिए हो गया। इसी तरीके से अगर 1 से 4 बनता है तो अब आगे आप जान लीजिए कि 76 सीड बनाने के लिए 76 मेल गैमीट होने चाहिए। तो 76 मेल गैमीट के लिए एक मियाटिक डिवीजन से अगर 4 बनते हैं तो जान लीजिए अब 76 मेल गैमीट जरूरी है। 76 के लिए कितना होगा, 76 डिवाइडेड बाई 4। तो आप ये आंसर इसका निकालेंगे, ये आएगा इज इक्वल टू 19, यानी 19 मियाटिक डिवीजन हो गए किसके लिए, मेल गैमीट बनाने के लिए। जबकि फीमेल गैमीट में कहानी थोड़ी अलग है, उसमें आप कहते हैं एक फीमेल गैमीट एक मियाटिक डिवीजन से 4 जो बनते हैं 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी एक फीमेल गैमीट बनाने के लिए एक मियाटिक डिवीजन, यानी जितने फीमेल गैमीट बनाने होंगे उतने मियाटिक डिवीजन जरूरी हैं। तो 76 बनाने के लिए 76 मियाटिक डिवीजन होगा। तो मेल गैमीट बनाने के लिए 19 और फीमेल के लिए कितना हो गया, फीमेल गैमीट के लिए 76, दोनों को ऐड कर दिए, टोटल मियाटिक डिवीजन कितना हुआ, तो 19 और 76 ऐड कर लेंगे, 76 10 हो गया 86 और 9 जोड़ दिए तो 95। तो ये डिवीजन हो गया 95। कैसे आंसर आया इसको आपने समझ लिया, तो आंसर 95 है, इसको तो आप जान गए। लेकिन अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया जाए दूसरा, तो सबसे पहले जितना दिया गया उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दिए, जितना आए वो और प्लस जितना सीड है वो दोनों ऐड कर लीजिए, यानी 76 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 4। अब सपोज एक प्रॉब्लम, अगर ये 77 होता तो क्या होता, 4 से डिवाइड ना होता। अगर मान लीजिए कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो जो रिमाइंडर बचता है, एक ही बचता है, तो उसके लिए एक मियाटिक डिवीजन हो गया, 2 होगा तो 3 होगा तो 4 होगा तो एक एक्स्ट्रा मियाटिक डिवीजन लग जाएगा। तो अगर मान लीजिए पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो वो जितना आता है वो आंसर हो गया। अगर मान लीजिए रिमाइंडर हो गया तो एक ऐड कर देंगे, 2 रिमाइंडर आए तभी एक ही ऐड करेंगे, यानी रिमाइंडर आता है तो 4 से डिवाइड करने पे जितना आप पाए हैं आंसर उसमें एक जोड़ देंगे और प्लस जितना सीट बनाना रहे वो जोड़ देंगे। तो आगे उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप कर लेंगे। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हाउ डज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली बोथ आर एक्वेटिक प्लांट। तो सीधे मोटा दिमाग लगाएं तो लगता है कि वाटर का एक्वेटिक प्लांट है तो इसमें पॉलिनेशन थ्रू वाटर होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वाटर में प्लांट जरूर रहता है बट इन बोथ द प्लांट वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। चूँकि फ्लावर पानी के अंदर नहीं है, ऊपर हैं, तो जैसे वो टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर लगा हुआ प्लांट होता या पानी में, इससे कोई मतलब नहीं। अब उसमें चाहे एयर पॉलिनेशन होगा चाहे इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, तो ऐसा भूल नहीं करना है कि अगर वो एक्वेटिक प्लांट है तो वाटर से ही पॉलिनेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा। कौन सी ग्लैंड हैं जिनका रोल होता है ह्यूमन के सेमाइनल प्लाज्मा बनाने में। तो जो ग्लैंड्स हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाली, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक तो मेन और एक एसेसरी और एक हेल्पिंग ग्लैंड्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। तो जो मेल में ग्लैंड थी वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो चूंकि 2 का नाम लिखना, इसमें से कोई 2 लिख सकते हैं, प्रोस्टेट लिख दीजिए, सेमाइनल वेसाइकल्स लिख दीजिए, या सेमाइनल वेसाइकल्स के साथ बल्बो यूरेथ्रल या प्रोस्टेट के साथ कोई 2 ग्लैंड का नाम लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अ स्नैपड्रैगन प्लांट विथ वायलेट फ्लावर वाज क्रॉस्ड विथ अनदर सच प्लांट with white flower, the F1 progeny obtained and
हैड पिंक फ्लावर, एक्सप्लेन द ब्रीफ इनहेरिटेंस पैटर्न सी इन ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो यहाँ पर आपको ये देखना है F1 का जो चेकर बोर्ड बना देना है, और ये जानते हैं स्नैपड्रैगन की केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस के का एक्सेप्शन है। आप डोमिनेंस में कहते हैं दो अपोजिट करेक्टर होते हैं, उसमें से एक ही करेक्टर आता है, जैसे टाल और ड्वार्फ का कराया सभी टाल हो गया। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो एक्सेप्शन है डोमिनेंस का, उसमें एक थर्ड आ जाता है, इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो ये यहाँ पर जब वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया गया तो एक तीसरा आ गया, तो वो वाला क्रॉस बना देना है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जिसे करके जो अलग आता था, यहाँ पर अब की बार जो आप दिखाएंगे, मान लीजिए वायलेट के लिए आपने कैपिटल W या स्मॉल w यूज कर लिया, तो कैपिटल W स्मॉल w को एक साथ लेकर के F1 में तो पिंक कलर दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिप्लॉयडी एंड पॉलीप्लॉयडी। तो जान रहे हैं एनिप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी ये क्रोमोसोमल कंडीशन को के एबनॉर्मलिटी को बताता है, और इस एबनॉर्मलिटी में कभी क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है या बढ़ जाता है, एक घट गया, एक बढ़ गया, दो घट गया, तो इसे कहते हैं एनयूप्लॉयडी। और यूप्लॉयडी क्या होती है, या कह लीजिए जिसमें क्रोमोसोम का पूरा सेट, सपोज इंसान में हम कहते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो पेयर का मतलब एक से 23 का हो गया। ऐसे अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। तो पॉलीप्लॉयडी के केस में ऐसा हो जाएगा 1x का मल्टीपल हो जाए, मल्टीपल का मतलब 2x तो कॉमन होता है, 3x 4x 5x 3x, यानी उसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना अगर ऐसा हो जाए, इसे कहते हैं पॉलीप्लॉयडी। इसमें नंबर बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ेगा, इन द मल्टीपल ऑफ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 7th क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द इफेक्ट इफ द कोडान UAU कोडिंग फॉर द एमिनो एसिड एट द 25th पोजीशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 एमिनो एसिड इज म्यूटेटेड टू UAA। आप जानते हैं कोडान को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोडान में ये कहा गया है, ध्यान दे रही है, नहीं तो कहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। होता क्या है, UAA 3 टर्मिनेटर कोडान कहे गए हैं या नॉनसेंस कोड कहे गए हैं, UAA, UAG, UGA। ये कोडान किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए चाहे जितनी, यहाँ तो 50 दिया गया है, अगर वो 500 भी होता, तो जहाँ पर ये कोड आ जाएगा वहाँ पर एमिनो एसिड के जुड़ने का सिलसिला रुक जाएगा, यानी पॉलीपेप्टाइड चेंज होगी। 50 एमिनो एसिड होने के बाद भी 50 एमिनो एसिड की नहीं बनेगी, बल्कि 25th पोजीशन पर UA आ जाने से यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। तो जानते हैं प्रो इंसुलिन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्टेज कॉल्ड सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, आपने जानते हैं एक सी एडिशनल होता है प्रो इंसुलिन, जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं रहता है। और एक्टिवेट कंडीशन में क्या होगा कि सी पेप्टाइड जो है ये प्रेजेंट नहीं होती है, जब सी हट जाती है तब वो फंक्शनल हो जाता है। तो मैच्योर में सी शार्ट में कहें तो सी पेप्टाइड चेन नहीं होती। अगला क्वेश्चन, नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग की बात अभी भूले नहीं होंगे, याद होगा कि कहाँ पर यूज करते हैं, अलग अलग, जैसे जिस ऑर्गेनिज्म पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म यूज होता है उसमें आप जान सकते हैं रेट्रोवायरस, एडिनोवायरसेस, पैपिलोमा वायरस या कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस या TMV, ऐसा यूज करते हैं। तो कॉमनली यूज जिसमें से कोई आप लिख देंगे, 1 नंबर का है, 2 भी लिख देंगे तो बहुत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पर आते हैं, व्हिच ऑफ 3 फॉरेस्ट टेम्परेट मैंग्रोव एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाई आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जानते हैं इसमें आंसर सीधे है, आप जान रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए आगे की नेक्स्ट पेज पर अब एसर्शन रीजन पर विचार कीजिए। एसर्शन रीजन को आज नहीं बताना है, अब एसर्शन रीजन समझ गए हैं कि 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे,
और दोनों स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद ये देखना है कि दोनों सही हैं या गलत हैं, या एक सही है या एक गलत है, और उसी पर बेस्ड ये 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे। तो पहले में बता दिया गया अगर पहला सही है दूसरा भी सही है, और जो रीजन है यानी दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है उसी के रिगार्डिंग है, तो ऑप्शन ए सही होता है। और इसी तरीके से बी को तब कहेंगे जब दोनों सही होते हैं लेकिन दूसरा यानी रीजन एसर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं करता है, और सी में जब एसर्शन सही होता है रीजन फॉल्स होता है। इसी तरीके से ना लास्ट वाला डी ऑप्शन होता है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ये पहले से जाने हैं, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो दिया गया है। अब हम आते हैं 11th के क्वेश्चन पर। ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन आर लीथल, ठीक है, ये दे दिया गया रीजन, और इसके पहले एसर्शन है एन ऑर्गेनिज्म विथ लीथल म्यूटेशन मे नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द जाइगोट स्टेज। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन कर लेंगे। चलिए इसका आंसर आप जान लें, अर्थ आगे मिलाते रहेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कवर कर ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें ई कोलाई हैविंग PBR 322 जो सबसे चर्चित प्लाज्मिड है विथ DNA इंटेस्ट एट BAM H1 साइट कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। चूँकि हमारा टारगेट है ये पूरा हो जाए, इसलिए सीधे आप इसमें जान लीजिए रीजन है रिकॉग्नाइज साइट फॉर H1 प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन रीजन ऑफ PBR 2। इसमें ए सही है। इसी तरीके से 13th में ये कम्युनिटी विथ मोर स्पेसीज इज मोर स्टेबल दैन दैट विथ लेस स्पेसीज। रीजन है मोर द नंबर ऑफ स्पेसीज लेसर द वेरिएशन इन द टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14th पर एसर्शन रीजन देख लीजिए। इसमें आप चलिए सी ऑप्शन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। 15th पर आप आ जाइए, क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो कहानी पूरी है, कहानी पढ़ना है। चलिए इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के समझ लीजिएगा। इसका आंसर इसी में है, इसलिए इस पर भी हमें ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन ऑप्शन जानते रहिए किसको आप करेंगे। ये पहले डिलीट कर दें जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। चलिए भैया, तो इस क्वेश्चन में ए में आप पहले क्या कर देंगे, द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड्स। चलिए इसमें आप ये सी कर दीजिए। सेकंड में द डिजीज़ लेस लाइकली टू अकर इन द रीजन विथ प्लेंटी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज आर मलेरिया एंड येलो फीवर। चलिए बी हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड में ड्रैगन फ्लाइज। चलिए इसको बड़े मिटाइए। ड्रैगन फ्लाइज पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज द प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट पॉल्यूटेड वाटर ड्रैगन फ्लाइज। चलिए इसमें भी आप सी आंसर टिक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट 4th द मोस्ट इफेक्टिव स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन फ्लाई इरेडिकेट मॉस्कीटो आर सी निम्फ एंड एडल्ट। ये क्यों जाना गया? ड्रैगन फ्लाई डेवलप थी, तो इसका मतलब इसका जो मेन फूड है वो निम्फ एंड एडल्ट मॉस्कीटो हैं। तो इसका मतलब जान लीजिए अगर ये वहाँ पर ना होती तो मेन काज करना, इसका जो भोजन जहाँ जिसका रहेगा वहीं पर जाएगा। इसलिए ड्रैगन फ्लाई वहाँ पर मॉस्कीटो है, तो मॉस्कीटो से फैलने वाली डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। चलिए 15th पर आते हैं। अब इनको थोड़ा सा समाप्त कीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है। लास्ट जो है सब कट नहीं कर रहा है कलर। चलिए सेशन रिलीजिंग ड्रैगन फ्लाइज इन एरियाज वेयर देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ मलेरियल डिजीज कैन बी
environment friendly method of control. Region dragonflies are dominant species and will not allow mosquito to reproduce. क्या तरीका अडाप्ट करती है इसके लिए? assertion is true but region is false. इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी पर आते हैं, फिर वही लफड़े वाली चीज़। तो इसको भी भैया कहानी आपको पढ़ लेना है, अब इसमें उतना समय नहीं देंगे, इसलिए सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, ये भी आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन पर सीधे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करते रहे, जिसके पास नहीं होगा आंसर मिला लेंगे, इसको आप ध्यान देके याद कर ले। सिकल सेल एनीमिया इज एन, आपको बताना कैसी डिजीज है। एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड वहाँ कहा जाता है जहाँ ये सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। सीधा ये ऑटोसोमल रिसेसिव। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है इन बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट द देयर इज ए चाइल्ड, इसमें 25%। थर्ड, इफ बोथ प्रेजेंट पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट देन देयर इज चांसेस, दोनों है तो ये हो गया इसमें 50% बी। चलिए अब आइए फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है इफ वन पेरेंट है सिकल सेल एनीमिया एंड अदर है सिकल सेल ट्रेट देयर इज, ये आपको भरना है दोनों जगह पर। पहले ही क्वेश्चन को इसके पहले वाला जो है उसी को रिवाइज कर दिया गया है, तो ये रिवाइज कर देने से इसमें एक तो आंसर आप वहीं से पा जाएंगे, तो दूसरे में आप जब पुनेट चार्ट की हेल्प से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो अल्टीमेट आप आंसर पाएंगे ये, यानी 50% रिस्क दोनों जगह। 50% रिस्क फर्स्ट केस में, दूसरे में भी 50% रिस्क है। फिफ्थ पर आइए। चलिए ये जो चार्ट बना है इससे हेल्प ले करके आपको बताना है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डाउन एज कंक्लूजन फ्रॉम द एबव डाटा, इसमें से क्या सही है। इसको जब एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने के बाद आप किस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे उसको आप यहाँ से देखिए, इस ऑप्शन को कोरिलेट कीजिए और कोरिलेट करके आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है ऐप में, पहले ये क्रॉस कर देने सब ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब पता नहीं कैसे सब लगा रहता है। चलिए तो यहाँ पर लास्ट में आप कर देंगे फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू मीन्स ऑप्शन डी, ये हो गया। चलिए ये तो था कि एक नंबर क्वेश्चन जहाँ पर आप आंसर रट लेते थे तब भी काम चल जाता था। अब आए जहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये बी पार्ट। तो बी पार्ट को भाई आपको समझना है, टॉपिक को फिर से समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा पढ़ करके भी। स्टेट द कंपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ओरल पिल्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सहेली। तो कंपोजिशन के बारे में कहा जाए, कंपोजिशन क्या है और कैसे वर्क करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, इसीलिए एक नाम दे दिया गया कि सहेली का वर्क कैसे, ये आपको बताना है। तो ये इसमें प्रोजेस्टोजेंस या एस्ट्रोजेंस, इसी के कम्बिनेशन से मैक्सिमम जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। और अगर हम सहेली की बात करें तो ये प्रिपरेशन जो है एक नॉन स्टेरॉइडल है। जब आप ड्रग्स पढ़ रहे थे, कई टाइप के ड्रग्स होती हैं, तो एक स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइडल का मतलब इसमें स्टेरॉइड यूज नहीं किया जाता है। इसका काम होता है ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को ब्रेक करती है। ओवुलेशन यानी ओवम भी रिलीज नहीं हो पाएगा, और यही नहीं इम्प्लांटेशन पर दोनों जगह वर्क करता है, और इन दोनों जगह इसका जो एडवर्स इफेक्ट है इसकी वजह से प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरियोटाइप ऑफ ए चाइल्ड शोज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर एंड स्टेट सिम्टम व्हिच आर लाइकली टू बी एक्सिबिटेड इन दिस केस।
अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान देखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो आपने कहा था, किन्हीं कारणों से जब क्रोमोसोम का डिसोसिएशन सही से नहीं होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट्स में, लेकिन जब गैमीट बनता है तो एक गैमीट में 23 ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेयर में से एक दाएं एक बाएं एक दाएं बाएं चाहे कह लीजिए केवल 23 ही जाना, हर पेयर से एक एक क्रोमोसोम ही जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, इसी को कहते हैं डिसोसिएशन। और कभी कभी क्या होता है, वो अलग नहीं हो पाया, पूरा पेयर चला गया। तो अगर पेयर चला गया तो होगा क्या, दो गैमीट जो बने उनमें 23 नहीं होगा, बल्कि एक में 23 की जगह 22 हो जाएगा और एक में 23 की जगह 24 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये दूसरे गैमीट से मिलता है तो दूसरे गैमीट से भी 23 आएंगे और अब उसके 23 इसके 20, हर पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा मिलता जाएगा। लेकिन जो पेयर ही चला गया, जैसे कहा गया 21 पेयर जो था ये एक गैमीट में चला गया माने अब यहाँ पर 24 है तो 21 की जगह एक होने के बजाय एक पेयर है, तो जब दूसरा आएगा तो वहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, 23 होता तो 46 बनता और यहाँ पर हो जाएगा 46। और इस 46 क्रोमोसोम की कंडीशन को जब 21 पर होता है, इसी को सबसे पहले लेग डाउन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, तो ये कहते हैं डाउन सिंड्रोम। हम भले ही यहाँ डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं भैया, लेकिन क्रोमोसोमल सिंड्रोम इस समय देखना आसान होगा, आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा। क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो क्या नाम देते हैं, तो आपको टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 3 तरीके के सिंड्रोम दिए गए हैं। तीनों अगर आज की डेट में ये समझने के बाद देखेंगे आसान हो जाएगा, कौन सा क्रोमोसोम नंबर घट गया या बढ़ गया, जिसकी वजह से जनरली जो आपको केस दी गई है दोनों टाइप की है, घटने वाला भी बढ़ने वाला भी, तो ये डाउन सिंड्रोम है। इसमें होता क्या है, जो इंडिविजुअल होंगे वो शार्ट स्टेचर होते हैं, विथ स्मॉल राउंड हेड, जिसको हम कई बार कह चुके हैं, ये मंगोल जैसा फेस हो जाता है, जिसको मंगोलाइड इडियासी भी कहते हैं। इसमें ये मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, बताया था, मुंह थोड़ा सा खुला रहता है। चलिए, तो कुल मिला के आप डाउन सिंड्रोम जो बात कर रहे हैं इसको आप जान जाएंगे और आगे इसके करेक्टर भी पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक्सप्लेन 4 एडवांटेज ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन टू प्लांट। जानते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन क्या है, जब फंगल का सिम्बियाटिक रिलेशन डेवलप्ड प्लांट के साथ होता है, उनके रूट के साथ, इसी को कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। और माइकोराइजल एसोसिएशन मीन्स एसोसिएशन ऑफ फंगस एज सिम्बियाटिक ऑर्गेनिज्म विद द डेवलप्ड प्लांट्स। तो ये क्या करता है, फंगस जो होते हैं एब्जॉर्प्शन में बहुत आगे होते हैं, तो सॉइल से एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और यही नहीं, ये चूँकि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, खास करके कई पैथोजेंस के लिए ये एनिमी का काम करते हैं, तो पैथोजन से प्रोटेक्ट भी करते हैं। और यही नहीं, ये जो वाटर की डिफिशियंसी की केस में, यानी जैसे सूखा पड़ जाए तो उसमें भी वाटर की उतनी डिफिशियंसी नहीं हो पाती है। इस तरीके से सब मिला करके प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन टू टेक अप रिकम्बिनेंट डीएनए। आपको ये बताना है कि कॉम्पिटेंसी क्या होता है, किसी भी बैक्टीरियल सेल में अगर हम डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी उसके डीएनए को चेंज करना चाहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं, तो कैसे वो एक्सेप्ट करे, उसको प्रिपेयर करना है, बैक्टीरियल सेल को प्रमोट करना है, भैया हम एलियन डीएनए जो देना चाह रहे हैं इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, नकारिए मत। और वो उसके नेचर में नहीं होता, ऐसा वो नहीं करना चाहती, तो चाहे सीधे चाहे टेढ़े उसको इसके लिए तैयार कराना है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपने कई सिस्टम पढ़ा है, जैसे इसको डाईवैलेंट कैटायन से ट्रीट किया जाता है, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरे कई तरीके हैं, जैसे उसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करना, ठंडा करना, ये व्यवस्था है। या जो आप माइक्रो इंजेक्शंस के बारे में बात जानते हैं, ये सब मेथड्स हैं जिसके तरीके से कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब वो खुद तैयार हो, कुछ ऐसा करें।
तो वहाँ पर क्या करेंगे, हीट शॉक कह लीजिए, इसको आप जानते रहिएगा। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोरिएक्टर्स, हाउ आर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर मेंटेन्ड एंड प्रोसेस्ड इन देम। तो बायोरिएक्टर्स क्या हैं? बायोरिएक्टर्स वास्तव में ये लार्ज वेसल्स होती हैं, और जिन लार्ज वेसल्स में से बायोटेक्नोलॉजी यूज करके ह्यूज क्वांटिटी में हम बायो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो ये करने के लिए क्या कंडीशन है, उसमें कई ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं, ऐसे गैजेट्स होते हैं जिससे उस बायोरिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर, पीएच और जो भी तैयार करना उसके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। ऑल दोज कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायो प्रोडक्ट इन द बायोरिएक्टर्स, उन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अरेंजमेंट इसमें लगा रहता है। तो बायोरिएक्टर चाहे तो उसको फिर से देख लेंगे, फिगर भी कभी कभी उसका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अब आगे थोड़ा सा बढ़िए, आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 21। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम राइजोपस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। क्या एंजाइम का रोल होगा अगर आपको डीएनए राइजोपस का आइसोलेट करना है प्योर फॉर्म में? और कई बार बायोटेक्नोलॉजी में तो आपने जाना है डीएनए को एक जगह से कट और पेस्ट का काम करते हैं, एक जगह से अलग करते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं। तो कहीं से फिलहाल यहाँ राइजोपस की बात कही गई है, तो जो बैक्टीरिया या फंगस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी टेक्निक चेंज होती है, क्योंकि उसमें जो सेल वॉल का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अगर राइजोपस से डीएनए आपको प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो कुछ तो कॉमन प्रोसेस है, हर जगह वही लगाए जाते हैं, लेकिन वही जो सेल वॉल की बात है उसको लेकर के, कंपोजिशन को लेकर के कुछ चेंजेज आती हैं। तो सबसे पहले एंजाइम काइटिनेज यूज किया जाता है। काइटिनेज क्यों यूज करेंगे? जो इसकी काइटिन की सेल वॉल होती है राइजोपस या किसी दूसरे, ये फंगस है, फंगस में जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। तो इस काइटिन को पहले काइटिनेज को यूज करके इसकी काइटिन को पहले डिजॉल्व कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद सेल का मटेरियल जो अंदर हो गया वो प्रोटोप्लाज्म बचेगा, सेल वॉल हट गई, प्रोटोप्लाज्म बचा। अब प्रोटोप्लाज्म में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आरएनए है, तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हम इसको आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को यूज करेंगे, जिसका नाम आप कहते हैं राइबोन्यूक्लिएज। इसी तरीके से प्रोटीन भी है एज कंपोनेंट, उसमें प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएज यूज करते हैं। तो काइटिनेज से सेल वॉल को ख़त्म कर दिया, राइबोन्यूक्लिएज से आरएनए को ख़त्म कर दिया, और प्रोटीएज से प्रोटीन को ख़त्म कर दिया। अब जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनको टेम्परेचर के द्वारा या अलग अलग जैसा ट्रीटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये मेजर कंपोनेंट को हटा देते हैं। फिर इसके बाद डीएनए बचता है। तो इस तरीके से राइजोपस से या किसी दूसरे फंगस से डीएनए को प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब है दूसरे उसमें कंपोनेंट न रहे, डीएनए माने केवल डीएनए अलग कर लेते हैं। तो आप एंजाइम का नाम ध्यान दे लीजिए। फिर से क्या करेंगे? पहले सेल वॉल को रिमूव करना है, सेल वॉल उसकी काइटिन की बनी है तो काइटिनेज लगाएंगे, यूज करेंगे। फिर आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लिएज और प्रोटीन को अलग करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम करते हैं, तो डीएनए बचेगा और डीएनए को प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, व्हाट आर स्टिकी एंड्स स्टेट देयर सिग्निफिकेंस इन रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में, डीएनए टेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी पूरी इसी पर बेस्ड है, तो उसमें स्टिकी एंड्स का क्या रोल है? एक पार्ट ए है और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर बाय व्हिच पीसीआर एड्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। जो पीसीआर टेक्निक है किसी डिजीज़ को, या स्पेशली नाम दिया गया है कैंसर के डिटेक्शन में, किसी पर्सन को कैंसर है तो ये तो बाद में, बहुत बाद में इजीली पता लग सकता है, लेकिन अर्ली स्टेज में कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं उसमें पीसीआर का क्या रोल होगा। तो सबसे पहले स्टिकी एंड की बात करते हैं। तो जानते हैं स्टिकी एंड कब मिलता है? जब हम डीएनए को काटते हैं मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, तो डीएनए को ये जिन
दोनों स्ट्रैंड को जहाँ से काटता है वो दोनों पास पास नहीं होते हैं। बोथ द कटिंग पॉइंट्स आर लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। आपने जाना है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए दोनों स्ट्रैंड में, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जहाँ होता है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक जगह न काट करके अलग अलग जगह काटता है, लेकिन वो सेम बेस पेयर के बीच काटता है। जैसे ए और जी के बीच काटेगा तो ए और जी के बीच ही दोनों को काटेगा। अब जो थोड़ा सा डिस्टेंस पर काटा, सेम जगह पर नहीं काटता है, इसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड के थोड़े से पार्ट, यानी जो कट पार्ट है वहाँ से ये थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, जिसको आप कहते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेच मिल जाता है। और ये ओवर हैंगिंग स्ट्रेच दोनों स्टैंड बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसी को कहते हैं स्टिकी एंड। और इसी स्टिकी एंड से आप जानते हैं कि दूसरा जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको यहीं पर जोड़ते हैं, और उसके लिए एंजाइम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काटना है, और जब स्टिकी एंड मिलेगा, स्टिकी एंड का मतलब वह एंड जो स्टिक करने में, जो चिपकाने में, जो हमारा एलियन डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, बिना स्टिकी एंड के उसको ऐड नहीं कर सकते। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले स्टिकी एंड बनाते हैं, और इसके बाद लाइगेज की हेल्प से जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, एलियन डीएनए है, उसको स्टिकी एंड से स्टिक कर देते हैं, या जोड़ देते हैं, या कह लीजिए चिपका देते हैं। चलिए, सेकंड पार्ट था एक्सप्लेन द प्रोसीजर बाय व्हिच पीसीआर एड्स इन अर्ली डिटेक्शन। तो आप जानते हैं कि पीसीआर वो टेक्निक है जिसमें कम समय में ही बहुत सी कापी तैयार कर ली जाती है। तो अर्ली स्टेज में डिटेक्शन में प्रॉब्लम ये होती है, चूँकि क्वांटिटी उसकी कम होती है तो उसको डिटेक्ट करना टफ हो जाता है। और पीसीआर से क्या करते हैं, उसको कापी क्लोनिंग बहुत तेज़ी से कर लेते हैं, और जब क्लोनिंग बहुत हो जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो डिटेक्ट करना इजी हो जाता है। चलिए, तो पीसीआर जब पढ़ेंगे इसकी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23rd, एक्सप्लेन हाउ एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन टेक्निक्स असिस्ट इन प्रिजर्विंग थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो आपने कंजर्वेशन के लिए दो तरीका मेजर जाना, एक तो इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपको करना है कि जहाँ पर ये वैरायटी रहती है, अब वहाँ किन्हीं कारणों से प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब वहाँ पर प्रॉब्लम है ही तो जाहिर सी बात है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस भी हैं। तो उनको अप्रोप्रिएट उचित प्लेस पर एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके, जहाँ पर कोई खतरा नहीं है कंजर्वेशन में, तो वैसी जगह पर ले जाते हैं। तो इस तरीके से एक्स सीटू कंजर्वेशन टेक्निक जो है ये प्रिजर्वेशन में या कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, डिफाइन इंटरफेरेंस कंपटीशन, गिव वन एग्जाम्पल दैट सपोर्ट कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन के बारे में आपने पहले से सुना है, शायद भूल गए होंगे। तो जहाँ पर एक की वजह से दूसरे पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है, उसी को या कह लीजिए बाधा पहुँचाए, वही इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए आपको उस प्रॉब्लम को दूर करना है, और उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये जो डोमिनेटिंग स्पीसीज है उस पर आपको ध्यान देना है, कैसे उससे बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल रीजन आर लाइकली टू हैव मोर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन द टेम्परेट वंस, गिव वन रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको बताना है कि जो टेम्परेट रीजन्स हैं ये मोर बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी वाले होते हैं, इनमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी लिविंग बीइंग की वैरायटी ज़्यादा होती है। वो कैसे सपोर्ट करता है वो आपको बताना है। तो उस अगर रीजन पर जाएं तो जानते हैं कि स्पेसिएशन इज जनरली a function of time, unlike temperature regions subject to the frequent glaciation in the past tropical latitudes have remained relatively
undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification। तो यहाँ पर जो है, जो कंडीशन जो होती है वो चेंज होती रहती है। कंडीशन चेंज का मतलब जैसे ग्लेशिएशन हो गया और कई टाइप के ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने के चांसेज बनते रहते हैं, और पहले जो हैं उनके लिए भी कंडीशन डिस्टर्ब ना होने की वजह से और दूसरी वैरायटी के डेवलप होने के लिए चांस बनने के नाते टेम्परेट रीजन जो होते हैं ये रिलेटिवली अदर जगह की कंपैरिजन में कांस्टेंट रहते हैं। वहाँ में चेंज जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन या ऑल दो सिचुएशंस विच फेवर द डाइवर्सिटी विच आर हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट वैरायटी आर प्रेजेंट देयर। इस तरीके से ये सपोर्ट करता है। चलिए आगे आते हैं 24 के वन एग्जाम्पल। चलिए ये तो हो गया पार्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अ फुली डेवलप्ड फीटस इनिशिएट इट्स डिलीवरी फ्रॉम द मदर्स वोम जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है ये डिलीवरी के लिए डेवलप्ड है या इसका इजेक्शन होता है, और उस समय क्या कंडीशन बनती है, क्या होता है, क्यों ये काम इजी हो जाता है, तो उसके लिए आपको जानना। इसके डेवलपमेंट की एक फेज आने के बाद जब ये कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाता है तो यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन प्रमोट होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है या उसको ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है। और जैसे ही ये स्टिमुलस जो यूट्रस में स्टार्ट होता है ये आगे स्टिमुलस का काम करता है और ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के लिए पिट्यूटरी को प्रमोट करता है। यूट्रस में जो स्टिमुलस हुआ ये डेवलप्ड फीटस वर्क्स एज स्टिमुलस। एक स्टेज के बाद वहाँ पर यूट्रस में एक स्टिमुलस का काम करता है, इसका डेवलपमेंटल या मैच्योरिटी की एक स्टेज, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो ये स्टिमुलस का काम करता है और इस स्टिमुलस का इफेक्ट होता है, कह लीजिए स्टिमुलेट कर देता है पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है इसकी वजह से जो यूटेराइन मसल्स हैं उनमें स्ट्रांगर यूटेराइन मसल्स जो होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन के बढ़ जाने के कारण क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फिर से और बढ़ता है, और इसके बढ़ते रहने से पहले शुरू हुआ ऑक्सीटोसिन आया, इसको और प्रमोट कर दिया, और इसकी वजह से अब ये न्यूरो और केमिकल दोनों इसमें मैसेंजर एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, और अल्टीमेटली जो लार्जर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है इसकी वजह से पार्चुरेशन इजी हो जाता है, यानी डिलीवरी के लिए सूटेबल कंडीशन बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर शोइंग क्रॉस। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, पी प्लांट का चार्ट आपने ऑलरेडी देखा भैया, उसको आप बना लीजिए, और शायद सबसे इजी जो होता है उसी का आप बनाते हैं, नहीं तो पुनेट चार्ट का जीनोटाइप बनाना जान जाएंगे तो फिर कैसे जनरेशन में जाता है, दो आप जीन दिखाते हैं उसमें से एक को अगली जनरेशन में ले जाते हैं, उसको आप बना लेंगे, उसमें कुछ आपको बताना नहीं है। कोई दिक्कत होगी तो आगे चर्चा करेंगे, उसको फिर से बता देंगे, ये बताया गया है। चलिए 28 पर है, डिफाइन फैक्ट्स एंड स्टेट देयर इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। फ्लक्स जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर ट्रीटमेंट जब करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फ्लक्स की क्या ज़रूरत है, तो आप जानते हैं फ्लक्स आर मासेज ऑफ सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स along with the decomposer microbes which are surrounded by slime, they separate the organic matter from waste water। तो इसकी वजह से उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं काफ़ी अलग हो जाते हैं ऑलरेडी, और जिससे ये फ्लक्स भारी होने की वजह से इजीली सेटल डाउन हो जाता है सेकेंडरी टैंक्स में एंड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्लज, और ये स्लज के फॉर्म में अलग हो जाता है, जिससे आगे का ट्रीटमेंट या वाटर का जो शुद्धिकरण करने का प्रयास होता है वो इजी हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अ फार्मर नोटिस दैट nematode infection in tobacco plants are resulted in the reduction in the yield, suggest a strategy which provides cellular defense for providing resistance to this pest, explain the technique। स्ट्रेटजी जो बेस्ड RNA इंटरफेरेंस या जिसको शार्ट में RNAi कहते हैं एज ए मेथड, कैसे? द मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। तो ये जो RNA होता है उसको इनहिबिट करने के लिए एक दूसरा RNA बनाया जाता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाता है। तो वो RNA जो प्री एग्जिस्टिंग था जिसकी वजह से प्रॉब्लम होनी थी वो RNA अपना काम नहीं कर पाएगा माने उस RNA काम रुकने का मतलब वो साइलेंट हो गया, अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, सिंगल स्टैंड के फॉर्म में करता और उसका कम्प्लीमेंट्री दूसरा मिल गया तो डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा और ये कहाँ से पा पाएंगे? द सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री RNA कैन बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाई वायरस हैविंग RNA जीनोम आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट द रिप्लेस बाय एन RNA इंटरमीडिएट। तो जो आपका पैथोजन था वो एक्ट नहीं कर पाएगा और इसके लिए क्या करते हैं, कहाँ से पाएंगे? नाम आपको याद रखे रहना है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स जो है वो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। तो एग्रोबैक्टीरियम को एज वेक्टर यूज करके निमेटोड के अगेंस्ट ये डिवाइस हम तैयार कर सकते हैं। चलिए थर्ड ग्राफ बिलो द रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिस्पांस। चलिए ये भी ऑलरेडी इसमें डाटा दिया गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कुछ ज़्यादा हो जा रहा है इससे प्रॉब्लम आ गई। चलिए सीधे हम चलते हैं डी पर जहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये चार्ट भैया आप चलिए ज़्यादा समय होगा, हम जानते हैं लास्ट तक आप पहुँचेंगे नहीं, इसलिए इसको कंक्लूड करना है। ये सेम ग्राफ आपकी बुक में बना है तो ग्राफ का लेवल कहाँ ज़्यादा कम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन बता देनी है। सबसे पहले पार्ट में पूछा गया है एक्स और वाई को आपको बताना है। आइडेंटिफाई ओवेरियन हार्मोन्स एक्स एंड वाई मेंशन इन द ग्राफ एंड स्पेसिफिक देयर सोर्स, कहाँ से आते हैं क्या हैं। तो आप जानते हैं एक्स एस्ट्रोजेंस है जो कि ग्रोइंग फॉलिकल से सिक्रेट किया जाता है और वाई जो है प्रोजेस्टेरॉन है जो कि कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट किया जाता है। फंक्शन आपको नहीं बताना है। फिर आइए इसमें जो अलग अलग फेज में बताया गया क्या उसको कहते हैं 6 to 15 डेज क्या है। ये प्रालिफेरेशन इसमें होता है, मीन्स एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो होती है रीजनरेट होती है फिर से बनती है। और 6 to 25 डेज जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एट्रोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस मेंटेन्ड बाय द इम्प्लांटेशन फॉर द फर्टिलाइज्ड ओवम, इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाती है। और इसी तरीके से 26 to 28 नेक्स्ट साइक्लिक डेज है। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस, नहीं हो पाता है तो फिर से वो साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चलिए भैया अभी इस क्वेश्चन की चर्चा अगर समझ जाते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप में दिक्कत रहती नहीं है तो इसकी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आगे इसकी चर्चा करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पेपर जैसा हमने पहले बता दिया जैसा आपका रिस्पांस स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ योर इंटरेस्ट तो आगे इसको किया जाएगा, नहीं तो आप तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।